मैं आग्रह करूंगा कन्हैया कुमार साहब से कि अपनी बात रखें। कन्हैया कुमार। दोस्तों, मैं दो लिहाज से अपनी बात करना चाहता हूं। एक, इस देश का सिटीजन होने के नाते, और दूसरा, कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते। लेकिन मैं ये दोनों ही बात करूं, उससे पहले एक आग्रह, एक विनती है। मेरे ख्याल से इस हॉल में ज़्यादातर लोग जितनी उम्र राजनीति में दे चुके हैं उतनी कुल मेरी जमा उम्र नहीं है। तो आप अपने घर में अपने बच्चों को माफ़ कर देते होंगे। आपका बच्चा भी जो है आपकी सारी बात नहीं मानता होगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप अपने बच्चों के इंस्टाग्राम को नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो परिवार वालों को ब्लॉक करके रखता है। तो मैं तो कम से कम इतनी ईमानदारी बरत रहा हूं कि मैं आपके सामने खुले तौर पर जो भी कहूंगा वो कहूंगा, लेकिन माफ़ी मैं पहले ही मांग लेता हूं। कोई बात अगर चुप जाए, कुछ बात थोड़ी सी इधर उधर हो जाए, तो सबसे छोटा बच्चा होने के नाते मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बातचीत यहाँ बहुत सारी हो चुकी हैं। बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं। वैसे भी लखनऊ है, तहजीब का शहर है। और क्या आज हिंदुस्तान के इतिहास को अगर हम देखें तो कहते हैं उत्तर प्रदेश के बिना जो है भारत अपने आप में मुकम्मल नहीं होता है। और एक मज़ेदार वाक्य ये है कि जब देश को आज़ादी मिली तो सब राज्यों से कहा गया कि अपना अपना नाम भेजिए। उत्तर प्रदेश अपना नाम भारत भेजा। तो लोगों ने कहा कि अरे पूरे देश का नाम होगा, तो बोला हम ही देश हैं, हमारे अलावे क्या है। तो इतना प्रमुख राज्य है, उसके वासिंदे हैं, तो मैं उनको कोई ज्ञान देने का दावा नहीं करता हूं। मेरे अपने कुछ अनुभव हैं नागरिक होने के नाते, और जो आज का विषय है उससे संबंधित जो मेरा विचार है मैं आपके बीच में रखूंगा। सबसे पहली बात तो हमारे जो पोडियम पे खड़े साथी हैं, पूर्व पत्रकार हैं, अभी भी पत्रकारिता करते हैं, इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात करनी होगी। सहमत हूं, बस शब्दों का फर्क होता है। शब्दों का फर्क ऐसे होता है कि आज असल लड़ाई भ्रम और सच का है। भ्रम और सच का, उसमें भी भ्रम जो है वो पूरी तरह से झूठ नहीं है। अगर वो पूरी तरह से झूठ हो तो बहुत आसानी से उसको मात दिया जा सकता है। वो आधा सच है, और आधा सच का जो भ्रम होता है वो बहुत खतरनाक होता है। तो रियलिटी और परसेप्शन की जो ये लड़ाई है उसमें हम बुरे तरीके से घिर चुके हैं। मसलन दृश्य का जहां तक सवाल है, जो विजुअल्स होते हैं, जो हम बार बार देखते हैं, जैसे कुछ बुजुर्ग साथी यहां बैठे हुए हैं, क्या आप अपनी कल्पना में हेमा मालिनी को कीचड़ लगा हुआ कल्पना कर सकते हैं क्या? गंदी सी हेमा मालिनी, बिल्कुल बदबू देने वाला, नहीं कर सकते हैं ना। क्योंकि आपने जब भी देखा है खूबसूरत देखा है, ड्रीम गर्ल के रूप में देखा है। ये जो कल्पना बार बार आपके दिमाग में पैदा की जाती है वो कल्पना ही सच लगने लगता है। और जब कल्पना ही सच लगने लगे तो स्थिति बहुत भयानक हो जाती है। इतनी भयानक हो जाती है कि घर की ही स्त्रियां सुंदर नहीं लगती हैं, और कल्पना की जो स्त्री है उसमें खोए रहते हैं। ये मैं रियलिटी और परसेप्शन का जो फर्क है उसको समझने के लिए बोल रहा हूं। कि जैसे आज आप देखेंगे, एक बड़ा मजेदार चीज है, कोई भी व्यक्ति कांग्रेस पे मजाक कर सकता है, कोई भी, और देश की हर समस्या के लिए कोई भी मुंह उठा करके कह देगा कि कांग्रेस ही जिम्मेवार है। एक हमारे सीनियर नेता ने कहा कि कांग्रेस, देश जोरो से पहले कांग्रेस जोरो। तो मैं कहता हूं कि जैसी हालत देश की वैसी हालत कांग्रेस की। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह भी विजुअल का खेल है। बार बार आपके दिमाग में अगर यह बात डाली गई है
कि हेमा मालिनी खूबसूरत है और अमरीश पुरी विलेन है, तो अमरीश पुरी भी खूबसूरत हो सकता है, इस बात को आप मानेंगे ही नहीं, आप स्वीकार ही नहीं करेंगे। मैं किसी भी जलसे में जाता हूं और मुझे आलोचना से कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी नेता का, किसी भी राजनीतिक दल का, किसी भी सरकार का भरपूर आलोचना होनी चाहिए, तभी जमहूरियत जिंदा है। तो आप कांग्रेस की आलोचना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कीजिए, सहर्ष उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन आपकी आलोचना भी कल्पना पे आधारित है, हेमा मालिनी की तरह ड्रीम गर्ल। सच से हमारा वास्ता हो और सच के आधार पर अगर आलोचना हो तो उससे कोई रास्ता निकलेगा। अब जैसे अक्सर मैं लोगों से सुनता हूं कि कह देते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी सॉफ्ट हिंदुत्व करती है, तो क्रीम बेच रहे हैं, हार्ड क्रीम पांव में लगाने वाला भाजपा और सॉफ्ट क्रीम कांग्रेस मुंह में लगाने वाला। राजनीतिक विचारधारा एक विचारधारा होती है। बिल्कुल साहब ने वो अभी कानपुर वाले साहब ने दिखाया कि तेजाब की एक बूंद डालिए कि एक बाल्टी डाल दीजिए, दूध फट जाएगा। कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता एक राजनीतिक विचारधारा है। या तो हम सांप्रदायिक हैं या हम सांप्रदायिक नहीं हैं। अगर हम सांप्रदायिक हैं तो फिर इस तरह का कोई भ्रम हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इस देश में पक्ष और विपक्ष दोनों सांप्रदायिक हो चुके हैं, और जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, 8 लाख लोग जो है वो पासपोर्ट छोड़ चुके हैं भारत का, विदेश जाके बस चुके हैं। बिना किसी देरी के गोष्ठी में समय बर्बाद मत कीजिए, पासपोर्ट बनवाइए, वीजा लीजिए और जल्दी से बाहर जाइए। बिल्कुल स्पष्ट और सीधी बात। अगर हम सांप्रदायिक नहीं हैं, अगर हम सांप्रदायिक नहीं हैं तो भरोसा कीजिए, और भरोसा कीजिए। और मेरी उम्र जो है बहुत कम है, प्यार करने का उम्र है, शादी करने का, बाल बच्चा पैदा करने का उम्र है, बढ़िया नौकरी करके, बढ़िया घर बना करके, बढ़िया कार लेकर के हम भी इंस्टाग्राम पे रील बना करके डालना चाहते हैं। इस उम्र में अगर हम कुछ कर रहे हैं तो भरोसा कीजिए, हम आपको नाउम्मीद करने के लिए यहां नहीं आए हैं। आज हमारी यह बात लिख करके रख लीजिए, अगर हम इनको नहीं हराए, अगर हम इनको गद्दी से नहीं उतारे तो आप हमारा नाम बदल दीजिएगा, कन्हैया से कंस कर दीजिएगा। और ये बात मैं अति उत्साह में नहीं बोल रहा हूं। मैं चुनाव लड़ा हूं और हमको जो हराया है उसको हमसे 4 लाख ज्यादा वोट आया है। फिर भी लोगों ने मुझे पूछा कि ईवीएम हैक हो गया क्या? हम बोले नहीं, दिमाग हैक हो गया है। अच्छी बात है, दिमाग अगर हैक हुआ है, मान लीजिए आपके सॉफ्टवेयर में कोई वायरस चला गया है तो उसको क्लीन भी किया जाता है। पता होना चाहिए कि वायरस कौन सा है। वायरस कौन सा है अगर यह पता चल जाए तो उसको बहुत आसानी से क्लीन किया जा सकता है। हमारे एक मित्र वाजपेयी जी ने कहा कि यह मसला पूर्णतः राजनीतिक है। सहमत हूं इस बात से। सांप्रदायिकता का सवाल एक राजनीतिक सवाल है। दिक्कत इसमें एक चीज की है जिसको मैं यहां जोड़ रहा हूं कि यह राजनीति के प्रतीकों से नहीं आता है, यह धर्म और संस्कृति के प्रतीकों से आता है। मसलन मैं मिथिला का रहने वाला हूं, मेरा नाम कन्हैया है, मेरी मां का नाम मीना है, मेरे पिताजी का नाम जयशंकर है और मेरे दादा का नाम मंगल है। बताइए, है ना सारे हिंदू धर्म के प्रतीक। और मैं जिस प्रदेश से आता हूं, जिस इलाके से आता हूं, कहते हैं कि वो माता जानकी की जन्मभूमि है। और माता जानकी की जन्मभूमि होने के चलते बारात भले पड़ोस के गांव से आ रहा हो, लेकिन बारातियों के स्वागत में जो गाना गाया जाता है उसमें वह हर बारात जो है अवध से आती है, अवध नगरिया से अइले बरियतिया। और कभी भी भगवान प्रभु श्री राम का नाम माता जानकी के नाम के बिना नहीं लिया जाता है। हमारे यहाँ
सियापति रामचंद्र की जय बोलते हैं। यह जो राजनीतिक मसला है, जो सांप्रदायिकता का सवाल है, वो आता है कल्चर से, आता है आधा झूठ बोल करके। जैसे इस बात से कोई इनकार कर सकता है क्या कि इस देश के राजाओं ने, बादशाहों ने धार्मिक प्रतिष्ठान को तोड़े हैं? यह सच है, यह मान लीजिए। लेकिन सभी राजाओं ने तोड़े हैं, सभी जाति और सभी धर्म के बादशाहों ने तोड़े हैं। आधा सच क्या है कि हम बाकी जाति और धर्म के बादशाहों का नाम नहीं लेंगे, किसी पर्टिकुलर धर्म के बादशाह का नाम लेंगे, और इस आधा झूठ से और आधा सच के कॉम्बिनेशन से आज की जो पीढ़ी है उसको कंफ्यूज करना बहुत आसान है। और इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि हम कंफ्यूज हैं। हमारे सामने चॉइस की दिक्कत नहीं है, बहुत चॉइस है। हमारे सामने उस चॉइस में से कौन सा चॉइस चुना जाए इसकी दिक्कत है। जैसे आप अपनी जवानी में कहीं से खाना मंगा सकते थे, ऐप पे हम मंगा सकते हैं। आप जो है डेट लड़की ढूंढ सकते थे, ऐप पे हम ढूंढ सकते हैं। लड़की मिलती है ऐप पे, और लड़की को लड़का मिलता है ऐप पे, और उस पे लिखा रहता है कि क्या चाहिए, प्यार मोहब्बत शादी की बस ऐवी, बकायदा क्लियर कट ऑप्शन होता है। तो आप कौन से दौर में जी रहे हैं, उस दौर को समझना बहुत जरूरी है। हमारे सामने चॉइस का दिक्कत नहीं है, हम जोमेटो पे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा चिकन खाएं। बताइए, चिकन का तो कोई जाति नहीं होता है ना, लेकिन चिकन का कई प्रकार होता है, मलाई, अफगानी, बटर, कढ़ाई, इतने नाम की पूछिए मत। कई बार तो होटल वाला अपने ही नाम से एक अलग चिकन शुरू कर दिया है, बिल्कुल नए धर्म की तरह। हमारे सामने चॉइस की दिक्कत नहीं है, हमको क्लियर कट चॉइस लेने की जरूरत है। और जब हम अपने जीवन में इन मसलों से जूझ रहे हैं कि इंजीनियरिंग पढ़ें कि मेडिकल करें, अगर इंजीनियरिंग कर लिए हैं तो कौन सा लें, मैकेनिकल लें, केमिकल लें, कंप्यूटर साइंस लें, इंजीनियरिंग करने के बाद क्या करें, एमबीए करें कि जो है यूपीएससी की तैयारी करने लगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो कौन सा ऑप्शनल लें, ज्योग्राफी लें कि सोशियोलॉजी लें कि हिस्ट्री लें। पापा और मम्मी में कंफ्यूज है कि ज्यादा मानते कौन है। जीवन में जब इतना कंफ्यूजन होगा तब आप सब लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि हम राजनीतिक चॉइस आसानी से ले लें। हम राजनीतिक चॉइस आसानी से नहीं ले पाएंगे। राजनीतिक चॉइस लेने में, हे बुजुर्गों, आप हमारी मदद कीजिए। आपको मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप कंफ्यूज कर रहे हैं और ज्यादा। हम ये पॉलिटिकल चॉइस लेने के लिए तैयार हैं कि इस देश की राजनीति, उसके मुहावरे बदलने चाहिए। उन मुहावरों में वो सारे सवाल को एड्रेस किया जाए जिसको इस देश की राजनीतिक डिस्कोर्स से बाहर कर दिया गया है। कौन सा है वो डिस्कोर्स? वो डिस्कोर्स है कि मैं सिंपली ये समझना चाहता हूं कि कोरोना आया, धर्म पूछ करके हुआ, एकता देखिए हिंदू मुसलमान हो गई थी वहां पे, दोनों को सिलेंडर नहीं मिल रहा था ऑक्सीजन का, हुई ना हिंदू मुसलमान एकता? दोनों को जगह नहीं मिल रहा था, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा था, दोनों को कब्रिस्तान और शमशान में जगह नहीं मिल रहा था। बताइए कितना बढ़िया हिंदू मुसलमान एकता हो गया। डेंगू होता है, वहां भी हिंदू मुसलमान एकता हो जाती है। डेंगू होते ही दोनों का प्लेटलेट सी गिरता है, हिंदू का भी, कन्हैया का भी प्लेटलेट सी गिरेगा और कामरान का भी प्लेटलेट सी गिरेगा। अब दोनों को पपीता का पत्ता पीना पड़ेगा, दूसरा कोई इलाज काम नहीं आता है। फिर मैं तीसरी जगह बताता हूं हिंदू मुसलमान एकता। पेट्रोल का जो मीटर होता है वो ना टोपी देख करके रुकता है ना तिलक देख करके रुकता है, एकदम सरासर दौड़ता है, 100 से पहले तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। उसके बाद जब अग्निपथ आया, डंडा जो मिल रहा था ना साहब,
मांगने के लिए गया था नौकरी, ऊपर से मिल रहा था सोटा, डंडा दे सटासट, कोई नहीं देख रहा था। और उसमें से कई सारे नौजवानों ने तो कहा, मोदी जी आई लव यू, मैं तो आपसे प्यार करता हूं, मैंने ही आपको वोट दिया था और आप ही हमको डंडा दे रहे हैं। ये मसले हैं। इन मसलों पर हम एक स्पष्ट राजनीतिक विकल्प चाहते हैं और उस पर अगर एक स्पष्ट राजनीतिक विकल्प मिल जाए तो मैं दावे से कहता हूं, हिंदू मुसलमान की एकता ना किसी राजनीतिक दल ने बनाई है, ना किसी राजनीतिक दल की कुवत है कि वो उसको समाप्त कर देगा। यह है संभव कि कोई हमको हमारे इतिहास से काट करके दिखा दे। जब गाना बजेगा कि मन तरपत हरिदर्शन को आज हिंदू के मंदिरों में, तो उस गाना को लिखा एक मुसलमान है, उसका म्यूजिक एक मुसलमान ने दिया है, उसको गाया एक मुसलमान ने। जब हम तिरंगे को देखते हैं और हम कहते हैं, इसको समझिए, अगर सांस्कृतिक प्रतीक काफी होते तो आरएसएस को इस बार अपने ऑफिस पे तिरंगा नहीं फहराना पड़ता। अगर काफी होते तो गोडसे के चेले को राजघाट पे नहीं जाना पड़ता। और स्पष्ट राजनीतिक विकल्प की बात कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक नई सरकार पंजाब में बनी, गांधी की तस्वीर को गायब कर दिया। जब शराब का मसला आया तो राजघाट पे पहुंच गए। बोलिए, अगर मैं गलत हूं तो मेरी बात को काटिए। दिल्ली में लोग ड्राई डे का मतलब ही समझते हैं 2 अक्टूबर, और शराब के मसले को गांधी जी के साथ राजघाट पे। क्या दृश्य था! सुबह शाम गोडसे को प्रणाम, जिस ही सत्ता में आए तो तुरंत आ गए रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इसको समझना पड़ेगा। देश ना एक दिन में बनता है, ना देश को एक दिन में, कुछ साल में कोई खत्म कर सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि हम थोड़े से दृष्टि दोष में फंस गए हैं। दृष्टि दोष क्या होता है कि जादूगर आएगा मंच पे और वो ऐसी ऐसी हरकत करेगा कि आपका ध्यान ज्यों ही इधर उधर हुआ कि हाथ की सफाई से जो है वो आपको जादू करके दिखा देगा। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इसीलिए मैंने कहा कि मैं पहले हिस्से में सिटीजन के तौर पे मेरे जो अनुभव है मैं वो आपसे साझा करूंगा। कि मैं एक बार स्कूल से लौट रहा था, एक जादूगर जादू दिखा रहा था रेलवे स्टेशन के बाहर, मेरा स्कूल स्टेशन के बिल्कुल बगल में था। उसको हमने देखा कि वो कागज से नोट बना दिया। एक तो ये भी जादूगर है जो 500 और 1000 के नोट को कागज बना दिया। वो जो जादूगर था वो कागज से नोट बना रहा था। तो हमको लगा कि बड़ा बेहतरीन चीज है, क्योंकि माँ से हम जब भी पूछते थे कि मम्मी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो मम्मी यही कहती थी, बेटा पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो घर कैसे ठीक होगा, कैसे जो है अच्छा जीवन जियोगे, शादी ब्याह कैसे होगा। तो पढ़ने का मोटिवेशन ही नौकरी था। नौकरी का मतलब पैसा कमाना, पैसा कमाने का मतलब सुख सुविधा, अच्छी जिंदगी। तो हमको लगा कि अगर ये जादू सीख लें तो फिर तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, ये कागज से जो है नोट बना लेंगे। इतने में क्या हुआ कि जादू का शो खत्म हुआ और वो जादूगर पैसा मांगना शुरू कर दिया। हमको लगा करे ये तो अजीब बात है, जो कागज से पैसा बना सकता है उसको हम जैसे गरीब से क्या लेना देना, वो हमसे पैसा क्यों मांग रहा है। वो मेरे पास में आया और मैंने बड़ी मासूमियत से जो है अपना कॉपी उसको दे दिया, कहा कि नोट बना लीजिएगा। बोला अजीब बुड़वक लड़का है, कि कागज से नोट कैसे बना लेंगे, वो तो जादू है ना। हम बोले जादू सच नहीं होता है। बोला जादू सच नहीं होता है, सच सच होता है, जादू भी भला सच होता है। ये जो उस वक्त मेरी समझदारी बनी, मैं तब से जो है जीवन के हर पहलू पर, जीवन के हर मोड़ पर इसको परख करके देखना चाहता हूं। अब मैं जो भी बात कहूंगा वो एक कांग्रेस के आम कार्यकर्ता होने के चलते कहूंगा। एक बात आप सब लोग बताइए कि कांग्रेस अगर इतनी गई गुजरी है
हमारे नेता को पप्पू बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया है। मोदी जी भी उन्हीं का नाम लेते हैं, और हमारी पार्टी का भी कोई सीनियर नेता जब छोड़ के जाता है तो उन्हीं का नाम लेकर के जाता है, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। आखिर मसला क्या है? कोई व्यक्ति अगर इतना ही गया गुजरा है, कोई पार्टी अगर इतनी ही गई गुजरी है, फिर उसका नाम भी लेकर के हम अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? पहला प्रश्न आप ये सोच करके देखिए। जो ही आप इस प्रश्न को सोचेंगे तो ही आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। एक, कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये इस देश की विचारधारा है। इस बात को हमको मानना पड़ेगा। और इस देश की विचारधारा ही पूंजीवादी विचारधारा भी है, इस देश की विचारधारा ही समाजवादी विचारधारा भी है। इस देश में ही सांप्रदायिकता भी पैदा हुआ है, और तभी हमको धर्मनिरपेक्षता की जरूरत पड़ी है। इस देश में ही जातिवाद था, इस देश में ही जातिवाद है। अभी हम आप सबने देखा ना कि कैसे जातिवादी घरे से पानी पीने के चलते एक मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी, कैसे एक महिला को उसके नाम के चलते धार्मिक उन्माद में होने वाले दंगे में जो उसके साथ बर्ताव किया गया, और जब देश का प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से खड़ा होकर के नारी सम्मान की बात कर रहा था, उस वक्त बलात्कारियों को संस्कारी बताने का कुत्सित प्रयास चल रहा था। यह सब इसी देश में हो रहा है। तो जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस इस देश की है, तो फिर कांग्रेस सब कुछ है। कांग्रेस मजदूरों का मजदूर एकता भी है और पूंजीवादी लूट भी है। कांग्रेस में अगर जातिवाद आप ढूंढेंगे तो सामाजिक न्याय के भी पक्ष हैं। कांग्रेस में अगर आपको तमाम तरीके के अंतर्विरोध दिखाई देते हैं तो उस अंतर्विरोध से निकलने का रास्ता भी है। और मैं पूरी ईमानदारी से आपके सामने बोल रहा हूं कि वो रास्ता हमको नजर आया है, इसीलिए हम उस तिरंगे को थाम करके खड़े हुए हैं। और वो रास्ता क्या है मैं आपको बता देता हूं। बहुत दिनों के बाद कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। सत्ता में जब आप होते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको सोचने की जरूरत ही नहीं होती है। अब आप मुझे बताइए कि अगर सरकार होती तो हमको पदयात्रा करनी पड़ती, सरकार होती तो हमको गोष्ठी करने की जरूरत पड़ती, सरकार होती तो हमको हर राज्य में अलायंस पार्टनर ढूंढना पड़ता। स्थिति बदल गई है। अगर स्थिति बदली है, बतौर पार्टी अगर इसको हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो बतौर जनता आपको भी यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी। या तो मान लीजिए कि इस देश में कोई समस्या ही नहीं है। मेरा एक दोस्त बोला, अरे यार महंगाई से बहुत परेशान है, दिमाग खराब हो गया। हम बोले भाजपा ज्वाइन कर लो। भाजपा ज्वाइन कर लोगे, महंगाई अच्छा लगने लगेगा। और खुद से अगर अच्छा नहीं लगेगा तो शाम को टीवी खोल लेना, पत्रकार तुमको महंगाई के सारे फायदे गिना देगा, सब कुछ बता देगा, बना बनाया नोट। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो जो विद्यार्थी तैयारी नहीं करता था ना, उसके लिए गाइड मिलता था, कुंजी मिलता था, कुंजी पढ़ लीजिए, परीक्षा पास कर लीजिए। तो आपको बेवकूफ बनाए रखने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है साहब। आपको मैं बेवकूफ बनाना इतना आसान काम थोड़ी है, करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। महंगाई के फायदे पहली बार इस देश की टीवी मीडिया में समझाया जा रहा है। रुपया के गिरने के फायदे गिनाए जा रहे हैं, सरकारी संस्थानों के बिकने के फायदे गिनाए जा रहे हैं। ऐसा अजीबो गरीब आलम तो पहले देखा ही नहीं था। ये जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव में आप तय कर लीजिए कि आप किस ओर हैं। भाजपा ने यह तय कर लिया है कि बीच का कोई रास्ता नहीं होता है। पास पढ़ते हम लोग हैं, अब फॉलो लगता है मोदी जी कर रहे हैं। कोई बीच का रास्ता नहीं है। बीच का रास्ता यहां तक नहीं है कि आप सोच लीजिए कि मोदी जी गडकरी को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। क्या नहीं किया? वो क्या नाम है आपकी, इधर लखनऊ का ही है? नहीं नहीं नहीं, उधर जो आप गिनवा रहे थे मंत्री थे, नहीं नहीं नहीं, राजनाथ सिंह नहीं, वो तो हिंदू हैं। एक मुस्लिम मंत्री थे ना बीजेपी के, मुख्तार अब्बास। देखिए बेचारा का नामों नहीं याद आ रहा है।
क्या हुआ मुख्तार अब्बास नकवी का? क्या हुआ है अपने ही विरोधियों का? आप इस बात को समझिए। उन्होंने बीच का कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। उन्होंने यह बात तय कर ली है, हम दो हमारे दो। डबल इंजन की सरकार बनेगी पूरे देश में। डबल इंजन का सरकार मतलब 4 लोगों का व्यापार, 2 बेचेगा 2 खरीदेगा, सीधा हिसाब है। इतना साफ है। जो कोई उसके खिलाफ बोलेगा, और छोड़ दीजिए हम लोग तो कांग्रेसी हैं, भाजपा विरोधी हैं, भाजपाई भी नहीं बख्शे जाएंगे। ये बात आप जान लीजिए। ये जो आर पार की लड़ाई है, हमको भी अपना एक पोल चुनना पड़ेगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं ना मेरे यहाँ एक खेल होता है, बचपन में लोग खेलते हैं, कोना कोना कौन कोना सोतली पुतोह कोना। 4 कोना में बच्चे खड़े रहते हैं और उसमें एक चोर बनाता है, तो जाकर के पूछता है कोना कोना कौन कोना, तो कहता है वो कोना। कोना कोना कौन कोना, तो वो कोना। हम सपा बसपा आरजेडी जेडीयू आम आदमी पार्टी ये कोना कोना नहीं खेलना चाहते हैं। हर किसी का अपना एक राजनीतिक इंटरेस्ट होता है, हर किसी की अपनी एक राजनीतिक समझदारी होती है। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि मेरी राजनीतिक समझदारी सबसे अच्छा है, लेकिन मैं जितना देख पा रहा हूं तो मैं ये देख पा रहा हूं, अगर इस बात में किसी की असहमति हो तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। कांग्रेस के बिना इस देश में कोई मुकम्मल विपक्ष नहीं बन सकता है, यह सच है। तो ऐसे नहीं चलेगा, आधे अधूरे मन से नहीं चलेगा कि जब पास आएंगे तो आई लव यू, और जहां दूर जाएंगे कम्युनल है, कास्टिस्ट है। आधे अधूरे मन से नहीं होगा। तय कर लीजिए, आर पार की बात है। और जहां तक त्याग का सवाल है, मैं जिस नेतृत्व की बात कर रहा हूं उसके बारे में एक बात आप सब लोग समझ लीजिए कि अगर वह नेतृत्व इस देश के संवैधानिक मूल्यों से समझौता किया होता, तो दावे से बोल रहा हूं इस बात को, अगर वह नेतृत्व पूंजीपतियों के सामने पूरे तरीके से घुटने टेक दिया होता, अगर वह नेतृत्व इस देश की सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिला लिया होता, तो मोदी जी की जरूरत इस देश को नहीं पड़ती। यह बात जान लीजिए कि हम विपक्ष में इसलिए हैं कि हमने राजनीति में दल से ऊपर विचार को और मूल्य को समझा है। हमको एक अभी साथी ने कहा कि छोड़ना मत यार। हम बोले साहब वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जब लोग छोड़ के जा रहे हैं ना, तब हम आए हैं क्योंकि हम जानते हैं, और आपके टैक्स के पैसे से हम पीएचडी पढ़े हैं, पीएचडी ईमानदारी से किए हैं। स्मृति ईरानी की तरह झूठा डिग्री नहीं बनवाए हैं। मेरा डिग्री ओरिजिनल है, खून पसीना एक करके पढ़ाई किए हैं। इसीलिए मेरी पढ़ाई आपका नमक ये हमको बताता और ये समझाता है कि ये देर जरूर हो रही है, विलंब जरूर हो रहा है, हमारा रास्ता सही है, हम मंजिल जरूर पाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। और जहां तक देश का सवाल है, मैं आपको बता दूं, सच में मैं जो है आलोक जी की बात से यहां सहमत हूं कि भले वो हमारे सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल करके एक राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन आज भी हर मुसलमान सांप्रदायिक नहीं है और हर हिंदू सांप्रदायिक नहीं हुआ है। अगर ऐसा हो गया होता तो ये गोष्ठी ना लखनऊ में नहीं हो रहा होता, तिहाड़ जेल में हो रहा होता। और जो लोग तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं, मैं ये बात भी यहां जोड़ दूं, जो लोग तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं वो भी इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हम जो बाहर के लोग हैं ना, अपना तू मैं छोड़ करके एक साथ मिलकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और जब हम एक साथ मिलने की बात करते हैं तो कुछ बात बिल्कुल सीधी है। देखिए, प्रधानमंत्री तो कोई एक ही आदमी बनेगा ना, मुख्यमंत्री भी कोई एक आदमी बनेगा, एमपी 545 बनेगा, और हर राज्य की अपनी असेंबली का फिक्स सीट है। तो सब सीट पे तो कोई ना कोई बैठा हुआ ही है ना। अगर आपको लगता है कि राजनीति मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए करनी है सिर्फ, तब तो कोई वैकेंसी नहीं है, खाली ही नहीं है। कोई राज्य ऐसा है जहां मुख्यमंत्री नहीं है। जहां मुख्यमंत्री अगर नहीं होता है तो पहले भाजपा जो है वो ईवीएम नहीं तो एटीएम
कोई ना कोई जुगाड़ करके अगर बहुमत नहीं मिलता है तो मुख्यमंत्री ही खरीद के ले आता है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि इससे आपको तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर तकलीफ नहीं हो रही है तब तो बम बम कीजिए, क्या दिक्कत है? क्यों परेशान हो रहे हैं? बढ़िया जो है खाइए, बढ़िया मिठाई, बढ़िया कबाब, घूमिए जो है भूल भुलैया इमाम बाड़ा, क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर तकलीफ हो रही है, अगर आपको इस बात से दिक्कत है कि बिल्किस बानो को इस देश में न्याय नहीं मिला, और क्यों नहीं मिला? वो इस देश की महिला है, इस देश की नागरिक है, उसके बलात्कारियों को संस्कारी बताया गया, उस दिन हमारा सर शर्म से नीचे झुक गया। अगर आपका सर शर्म से नीचे झुकता है, अगर आपको इस बात से तकलीफ होती है कि आपके ही उम्र का बच्चा, आपके बच्चे की जितनी उम्र है उसी उम्र के बच्चे सच बोलने की गुनाह में जेलों में बंद हैं, 2-2 साल 3-3 साल से जेल में हैं। अगर आपको इस बात से तकलीफ होती है कि किसी इंसान को उसकी पहचान के चलते सरे बाजार पीटा जाता है, अगर आपको तकलीफ होती है तो यह लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और यह लड़ाई, मैं फिर से कहता हूं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो कोई एक ही होगा, यह लड़ाई उससे ज्यादा बड़ी है। यह लड़ाई अपने उस इतिहास को पुनर्स्थापित करने की है कि देख भाई, यह भारत है। भारत की पौराणिक कथाओं से लेकर के भारत के ऐतिहासिक तथ्यों तक अगर हम बात करें तो हिरण्यकश्यप के खिलाफ उसका ही बेटा भक्त प्रहलाद खड़ा हो गया था। तैमूर लंक अपने घोड़े पे खड़ा था, तलवार लेकर के लूट रहा था, उसके सामने एक बच्चा बलकरन चाकू लेकर के खड़ा हो गया था। इस देश के इतिहास में हमने देखा है, श्रीमती गांधी से भी बड़ा किसी का रुतबा होगा। श्रीमती गांधी को एक चप्पल नहीं पहनने वाला आदमी चुनाव हरा दिया था। मैं सिर्फ आपको वही बात याद करा रहा हूं कि आपने हमारी गलतियों पर हमसे हिसाब मांगा और हमारा हिसाब किताब किया। आज भी आपके सामने उससे ज्यादा बड़ी गलती हो रही है, तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, ईमान की बात है, अपने कलेजे पे हाथ रखिए। गलती अगर उससे बड़ी है तो उससे बड़ी सजा इसको देने की तैयारी कीजिए। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, हर बात पे जो है आप कांग्रेस का नाम ले लेते हैं। दंगे हुए, स्वीकार करता हूं, और इस देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह देश की संसद में खड़ा होकर के इस देश के सिखों से माफी मांगा और कहा कि यह गलत हुआ है। हिम्मत तो मोदी इस देश के मुसलमानों से माफी मांग करके दिखाए। दू बराबर 4 राजनीति में नहीं होता है। आपको लगता है कि जो घटना राजस्थान में हुई वो घटना अगर उत्तर प्रदेश में होता तो इस देश की मीडिया ऐसे ही बात करती? और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात सुने हैं? कोई कांग्रेसी आपको मिला है जो बलात्कारी के पक्ष में तिरंगा झंडा लेकर के रैली निकाल रहा हो? ईमानदारी से पूछिए, अगर आप इस खुमारी में रहना चाहते हैं, ड्रीम गर्ल, आज नहीं तो कल, तब तो कुछ नहीं किया जा सकता है। अगर आप सच्चाई का सामना करना चाहते हैं तो सच्चाई यह है कि आज हमारे ऊपर कितना भी जुल्म किया जाए, लेकिन हमको इस बात का गर्व है कि ना हमारे नेता को खरीद सकता है, ना हमारे नेता को डरा सकता है। और हम उस पार्टी में एक विचार को लेकर के गए हैं। हमारे इंट्रोडक्शन में बहुत सारी बातें कही गई। शोएब साहब चले गए रिहाई मंच वाले, उन्होंने कहा कि तब आप सीपीआई में थे। हम बोले हम उस दौर को समझ रहे हैं जिस दौर को पीसी जोशी समझा करते थे, और पूरी की पूरी समाजवादी धारा कांग्रेस पार्टी के भीतर रह करके काम करती थी और इस देश की आजादी की लड़ाई के लिए संघर्ष करती थी। आज मसला प्रधानमंत्री का नहीं है, मसला मुख्यमंत्री का नहीं है, मसला है कि कौन ईमानदारी से छाती चौड़ा करके सरकार के आंख में आंख डाल करके सवाल कर सकता है, कौन इस देश की संस्कृति, न्याय और इसके मूल्य को लेकर के खड़ा हो सकता है, कौन इस देश की बहुदलीय व्यवस्था को सुरक्षित रख सकता है। मैं कहता हूं कि अगर नेहरू जी भी मोदी जी की तरह तानाशाही होते तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन पाते? ये इस देश की राजनीतिक विरासत है, इस देश का जमहूरियत का इतिहास है कि एक चाय बेचने वाला, इस दावे को मैं नहीं मानता हूं कि वो चाय बेचे कि नहीं बेचे, और कमाल का है, मानना पड़ेगा आपको, परसेप्शन का इस खेल में बीजेपी का कोई जोर नहीं है। परसेप्शन ऐसा कि मेरा नाम कन्हैया है, बताइए
मेरा नाम ही कन्हैया है और मेरे घर में 16 लोग फौज की नौकरी करते हैं। मेरे ननिहाल में आजादी के आंदोलन में भाग लेने के चलते फ्रीडम फाइटर का पेंशन आता है। मैं वैसे परिवार से आता हूं कि अगर ददिहाल में पांव रखूं तो सीपीआई और ननिहाल में पांव रखूं तो कांग्रेस। मेरे जैसे व्यक्ति पे अगर ये परसेप्शन बनाने में कामयाब हुए कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी है, तो आप सोच सकते हैं कि किसी मुसलमान को आतंकवादी साबित करना इनके लिए कितने बाएं हाथ का खेल है। आप इस बात को सोचिए कि देश के अंदर जिस तरीके से आधी सूचना आपके सामने परोसी जाती है, सच को उस किस्ती से निकाल करके बाहर लाना, किनारे पे खड़ा करना और उस आजादी को सुरक्षित करना कितना चुनौतीपूर्ण काम हो गया है। और यह राजनीतिक वैमनस्यता से नहीं होगा, मन को मलिन करके। अब देखिए ना, एक जो है, एक मतलब विपक्षी दल का ही एक कार्यकर्ता कह रहा था कि गुलाम नबी आजाद साहब जो है इसीलिए उनको तवज्जो नहीं दिया गया क्योंकि वो मुसलमान हैं। बताइए, मेरी उम्र इतनी नहीं है जितनी वो राजनीति में दे चुके हैं। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उस पर कोई बात रख सकूं, मेरी औकात नहीं है और मेरे बड़े व्यक्तिगत अच्छे संबंध हैं उनके साथ। लेकिन जब लड़ने का वक्त है, जब भिड़ने का वक्त है, जब भारत जोड़ो यात्रा को एक राजनीतिक सामाजिक आंदोलन बनाने का वक्त है, तब कोई अगर नाव छोड़ करके चला जाए, इसका मतलब उसका पतवार किसी और के हाथ में है। मैं कहता हूं कि ये मैं अपील कर रहा हूं, हमारी पार्टी अपील कर रही है कि भारत जोड़ो यात्रा हम कांग्रेस के बैनर तले नहीं कर रहे हैं साहब, कांग्रेस का झंडा लेकर के नहीं कर रहे हैं। हम देश के तिरंगे की शान को झुकने नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं इस देश के संविधान के आधार पर मुकम्मल हिंदुस्तान का जो सपना है, उस सपने को पूरा किया जाए। और मैं बचाने के पक्ष में नहीं हूं। एक बात जान लीजिए, जो भी बचाने की बात करता है ना, वो हारी हुई लड़ाई लड़ता है। बचाने से कुछ बचता है क्या? अगर बचाने से बचता ना तो मोदी जी अपनी जवानी बचा लिए होते। है संभव? बचाने से कुछ बचता है? हमारे यहाँ शादी ब्याह में एक जो है रस्म हुआ करता था, अभिनंदन पत्र से बारातियों का स्वागत किया जाता है। अभिनंदन पत्र बचा क्या? बचा क्या? खड़ाऊं बचा क्या? पहने का कोई खड़ाऊं? वस्त्र बचे क्या? संस्कृति एक गतिशील चीज है, राजनीतिक भी एक गतिशील चीज होता है, देश भी अपने आप में गतिशील चीज है। बचाने से नहीं बचता है, बनाने से जरूर बनता है। यह बात तय कर लीजिए। इसीलिए मैंने ये सेव वेब वाले कैंपेन में नहीं जाता हूं। क्या सेव करना? टाइगर है क्या? सेव द टाइगर, सेव द लायन, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, सेव द कंट्री। अरे हु आर यू? हु आर यू? कहते हैं साहिब लुधियानवी साहब लिख करके गए हैं कि हमसे भी बेहतर कहने वाले आएंगे और आपसे भी बेहतर सुनने वाले आएंगे। आपको किस बात का गुमान है? अरे अंग्रेजों को भी गुमान था कि उनको कोई हरा ही नहीं सकता है। जब 200 साल की गुलामी से हम लोग जीत सकते हैं तो इनको तभी 20 साल नहीं हुआ है साहब। किस बात का गुमान लेकर के ये चल रहे हैं? मैं कहता हूं कि अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ी जाए और देश बनाने के लिए लड़ा जाए। कोई अगर बिस्मिल बनने के लिए तैयार है तो किसी को अशफाकुल्ला खान भी बनना पड़ेगा। कोई अगर भगत सिंह बनने के लिए तैयार है तो किसी को चंद्रशेखर आजाद भी बनना पड़ेगा। कोई अगर जेल में बंद है तो किसी को सड़क पे निकल करके भी लोगों के हक की बात करनी पड़ेगी। और जहां तक राजनीतिक परिवर्तन का सवाल है, राजनीतिक परिवर्तन महज सत्ता परिवर्तन का प्रश्न नहीं होता है। राजनीतिक परिवर्तन का प्रश्न यह है कि मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूं, मुझे प्रधानमंत्री का फैन होना चाहिए। पता है क्यों? प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी मां बर्तन मांजती थी, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे पिताजी चाय बेचते थे, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं। तो मेरी मां आंगनवाड़ी में काम करती है, मेरे घर की कुल आमदनी 3000 रुपए है, तो मुझे तो नरेंद्र मोदी के साथ होना चाहिए ना। मैं राहुल गांधी के साथ क्यों खड़ा हूं? मैं राहुल गांधी के साथ इसलिए तो नहीं खड़ा हूं कि उनके जो है घर में जो है 3 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। मैं उस व्यक्ति के नहीं, उस विचार के साथ खड़ा हूं। और विचार क्या है? विचार यह है कि आज देश के भीतर
जो लूट खसोट चल रही है, इस लूट खसोट के खिलाफ हम तमाम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। और यह एकजुटता मैं तमाम लोगों से कह रहा हूं, यह एकजुटता इस आधार पे बन सकती है। देखिए, पति पत्नी के बीच में भी ना सारी बातों पे सहमति नहीं होती है। मैंने आपको कहा कि आपका बच्चा ही आपकी सारी बात को नहीं मानता है। हम तो फिर भी राजनीतिक दल हैं, सारी बात पे सहमति नहीं हो सकती है। एक बात पे सहमति हो सकती है, अगर हम मिनिमम अंडरस्टैंडिंग पे मैक्सिमम यूनिटी बनाने का अगर प्रयास करें तो। मिनिमम अंडरस्टैंडिंग पे मैक्सिमम यूनिटी कैसे बनती है? कोई भी मानेगा। भाजपा को छोड़ करके किसी दल से पूछ लीजिए और बताइए ईडी का चॉकलेट कैसा लगा, सीबीआई का इंजेक्शन बढ़िया लगा कि नहीं लगा? हमारे यहां जब ईडी आया तो आप बोले कांग्रेस चोर है। आप बताइए क्या हालचाल है? सीबीआई बढ़िया लग रहा है? बोलिए, राजनीतिक संस्कृति का प्रश्न है ना, और राजनीतिक संस्कृति पे बात कीजिए। आज इस देश के भीतर कोई भी व्यक्ति, मैं तो कहता हूं भाजपाई, जल्दी ही गडकरी देश के पहले अग्निवीर मंत्री होने वाले हैं। कोई भी भाजपाई भी अगर इस दो के खिलाफ बोलेगा ना, चाचा भतीजा के खिलाफ, प्रधानमंत्री खड़ा होकर के परिवारवाद का भाषण देते हैं। मेरे आंखों के सामने खूबसूरत सा जय शाह का चेहरा सुंदर मुस्कुराता हुआ घूमने लगता है। क्या काबिलियत है उसकी? क्या क्या काबिलियत है उसकी? किसी भी बात पे एक चीज की अगर डिलीवरी हो गई हो, उस पर अगर सरकार अपनी पीठ थपथपाए तो हमको मानने में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने एक भी चीज की डिलीवरी नहीं की है, और कोई भी अगर उस पर सवाल खड़ा करेगा तो सीधे तौर पे उसको हिंदू विरोधी, सेना विरोधी, देश विरोधी, एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े गैंग का बोला जाएगा। अरे हमको तो छोड़िए, चुने हुए मुख्यमंत्री को भी अर्बन नक्सल बोला जाता है। ये मेरी और तुम्हारे की बात नहीं है। आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। भाजपा से यारी किसी के लिए अच्छी नहीं है। आज मेरी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। यह लड़ाई देश के निर्माण का है, और देश का निर्माण ऐसा कि हेलीकॉप्टर और ट्रैक्टर का वोट जैसे बराबर होता है ना, किसान हो या अमीर हो, मोटा हो या पतला हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, संविधान ने हमको बराबरी का वोट दिया है। शकील साहब एमएलए हैं, एक वोट ना आपका भी, हम एमएलए नहीं है, मेरा भी एक वोट है। बोलिए बराबर है कि नहीं है? ऐसा देश का निर्माण करना है। और देश के भीतर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया आई है, आप तमाम सुधीजनों से आखिरी अपील के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सम्मान देने की जरूरत है। और वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया यह है कि आज कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का बात ऐसे ही मानने को तैयार नहीं है। अगर इस बात को आप समझना चाहते हैं तो आप यूं समझ लीजिए कि आपका बच्चा ही आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वो क्या सोचता है, कैसे सोचता है, उस बात का मूल्यांकन करना। और मैं ये बार बार बात कहता हूं कि आप बात कीजिए, अगर हिंदू मुसलमान एक समस्या है तो बात कीजिए, लेकिन उसका शब्दावली नया होना चाहिए। और मुझे मेरा मानना है कि इस बात की शुरुआत ऐसे नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान एकता। मैं कहता हूं कि इसको ऐसे कहना चाहिए कि देश की एकता, इंसानियत की एकता, इसको इस रूप में बोलने की जरूरत है। अगर हम ब्राह्मण होंगे ना तो कोई गैर ब्राह्मण भी होगा, अगर हम हिंदू होंगे तो कोई मुसलमान भी होगा, अगर कोई मुसलमान होगा तो कोई हिंदू भी होगा। और यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज के डेट में वर्तमान की समस्याओं को उलझाने के लिए इतिहास का कबर खोदा जाता है। अगर आप भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो वर्तमान की बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। और वर्तमान की नजाकत यह है कि आज तमाम तरह के राजनीतिक विरोध का सम्मान करते हुए एक राजनीतिक एकता सुनिश्चित होनी चाहिए। और बिहार ने एक संदेश दिया है, बिहार ने एक संदेश दिया है कि हम अपने राजनीतिक विरोध को अगर अपने अल्टीमेट राजनीतिक विरोधी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो नीतीश जी और तेजस्वी की लड़ाई उतनी बड़ी नहीं है
जितनी बड़ी लड़ाई आज बीजेपी के सामने दूसरे दलों की हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर भाजपा रहेगी तो इस देश में बहुदलीय व्यवस्था ही नहीं रहेगा। तो जब आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो प्रधानमंत्री घंटा बनिएगा, मुख्यमंत्री क्या बनिएगा? तबला। इसको समझिए। तो राजनीतिक संस्कृति का होना, राजनीतिक प्रक्रियाओं का होना, राजनीतिक संस्थाओं का होना, संवैधानिक मूल्यों का होना और जमहूरियत की आत्मा को जिंदा रखना जरूरी है। और बतौर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और बतौर इस देश का आम नागरिक मैं एक आखिरी बात बोलकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि बहुत सारी बातें हो रही है। साहिर साहब को आपने कोट किया कि हर बस्ती में आग लगेगी, हर बस्ती जल जाएगा। तो मैं भी जो है एक व्यक्ति को कोट करके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि आज के समय में वह सोचना बहुत जरूरी है जिस पर विचार होना बंद हो गया है। और वो ये है कि सिर्फ वही लोग दोषी नहीं हैं जो गलत कर रहे हैं, दोषी वो भी हैं जो गलत सह रहे हैं या अपने आंख के ऊपर चश्मा लगा लिए हैं। दिनकर जी ने कहा है कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तटस्थता से बाहर आइए, या तो हम सही हैं, हमारे साथ दिल मिला करके चलिए, मजबूरी का गठबंधन मत कीजिए, दिल मिला करके साथ चलिए कि दोस्ती हमारी इस बात पे टिकी है कि कम से कम सामने वाला दुश्मन का चेहरा क्लियर कट दिखता है। हम कहते हैं कि ये दुश्मन चुनने का वक्त है, दोस्त अपने आप हमको मिल जाएंगे। अगर हम भाजपा के खिलाफ नहीं होते तो आप सब हमको सुनने के लिए आते क्या? तो हमने ये तय किया है कि हमको किसके विरोध में खड़ा होना है, किसके साथ खड़ा होना है, ये अपने आप तय हो जाता है। और इस देश में कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे महत्वपूर्ण विपक्षी पार्टी होने के नाते अपने भीतर सब तरह का बदलाव करने के लिए तैयार है। हम सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। आप भी अपना दिल बड़ा कीजिए, कदम से कदम मिलाइए, भारत को जोड़िए, नया भारत का सचमुच का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।